बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड्स। और हम लोगों ने गैसेस कर ली थी, तो लिक्विड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास गैसेस से ज़्यादा होती हैं और सॉलिड से कम होती हैं। देन दे हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। आप अगर इनको किसी कंटेनर में डालते हो तो इनका आप वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, बट दे हैव इनडेफिनाइट शेप। ठीक है, इन गैसेस के पास ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना ही शेप होती है। लिक्विड की शेप ऐसी होती है जिस कंटेनर में डालोगे उसकी वो शेप अटेन कर लेंगे। फिर हमारे पास इनके पास लीनियर मोशन होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास, मैंने आपको गैसेस पढ़ाते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि हर स्टेट की कोई एक ख़ास एनर्जी होती है। ठीक है, तो लिक्विड के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इनके पास एनर्जी कौन सी, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी। और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने कहा था, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब वो तो जो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू बहुत आता होता है कि फलां स्टेट की कौन सी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। यू मस्ट लर्न दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बारे में बात आता है इस टॉपिक में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स। अच्छा, तो बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्स से मतलब क्या है हमारा। तो अब इस बात को देख लेते हैं कि डाइपोल, परमानेंट डाइपोल डाइपोल, डाइपोल से मुराद क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब HCl का मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है कि H एक इलेक्ट्रॉन लाता है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लाता है, इस तरीके से। एंड इनका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब क्या होता है कि हमने पता है कि क्लोरीन हेलोजेनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो अब वही बात हो गई कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वक्ती तौर पे अपनी तरफ खींच लेता है। जब वो खींच लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और मैंने साथ वर्ड यूज़ किया, वक्ती तौर पे, थोड़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब इसके पास चलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी टूवर्ड्स इट्स साइड मेजॉरिटी। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, तो आप कहोगे पार्शियल नेगेटिव। और चूंकि इसके पास से थोड़ी देर के लिए गए तो पॉजिटिव, बट पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल का मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस क्रिएट हो जाना है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। होप सो आपको ये बात समझ में आई। अब कोई भी इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पर भी आएगा, आप वहाँ पर पोलैरिटी बनाओगे। आप नेगेटिव चार्ज वहाँ डालोगे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब क्या है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, कि ये जो HCl है, अब हमारे पास बन गया HCl। अब आप देखो, HCl का एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, और ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब वही चीज करो कि एक HCl पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव, क्लोरीन पे, और इसी तरीके से। अब देखो, जहां पे भी हम देखते हैं पॉजिटिव है और नेगेटिव, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यही हुआ, देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव है एंड पे, और एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड में, आपस में क्या इंटरेक्शन। तो ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चूंकि ये डाइपोल परमानेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ की, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से मुराद है कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का, उतनी ही कम हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब अगली एक चीज, आयन डाइपोल फोर्स। अब आपको पता चल गया है कि डाइपोल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कहीं चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल आयन डाइपोल, आयन का मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, इस तरीके से आयन डाइपोल। ये मैंने NaCl ले लिया, और डाइपोल के लिए आप ले लो वाटर। देखो ना, वाटर में भी हमारे पास इतना होता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो Na की
अट्रैक्शन किससे होगी? पॉजिटिव एच, पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन से, ठीक है। और क्लोराइड आयन की इंटरेक्शन किससे होगी? पॉजिटिव हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो गया हमारे पास? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, सिंपल। When ionic compounds dissolve into the water, and the interaction between the ionic compound and the water or in that particular solvent is called as an ion hypothesis. हमारे पास स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी का मतलब है कि हमारे पास कितना ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, यानी एक डायपोल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल HCl, और N2 इंड्यूस हुआ है इसमें। यानी एक चीज पोलर है, डायपोल का मतलब पोलर है, और इंड्यूस होने का मतलब वो डायपोल नहीं है, इंड्यूस हो रहा मतलब डायपोल नहीं है, उसका मतलब वो नॉन पोलर है। तो फॉर एग्जांपल हमें पता होता है N2M, तो ये बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये एक जनरल अरेंजमेंट हुई होती है, ठीक है, हमने देखा है। अब क्या होता है, तुम अगर से सामने एक डायपोल वाली चीज ला के रखते हो इस तरीके से, HCl, HCl के ऊपर ये कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव, ऐसे ही है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ की तरफ गायब हो जाएंगे? ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या राइट हो लेफ्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? यहाँ सारे, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। और ये HCl वैसे का वैसे ही है। अब देखो, ये क्या था? डायपोल। और ये क्या? इंड्यूस डायपोल। क्योंकि देखो ना, हमारे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यही कहती है कि आप अगर कोई चार्ज लाते हो पॉजिटिव चार्ज, तो उसके सामने क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज लाते हो तो उसके सामने क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। तो वही तो इधर किया। बात समझ में आई आपको? कि आपने HCl लिया, सामने न्यूट्रल चीज थी, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन फैले हुए थे। अब क्या हुआ कि जब हमने नेगेटिव रख दिया तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे चले गया, क्रिएटिंग अ डायपोल। तो इसे हम डायबाइट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। चलो भाई देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में समझो हमारे पास दो, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है N2, उसमें एक N का एटम है और एक दूसरा N का एटम है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, एक N में इंस्टेंटेनियसली कोई चार्जेस के चेंजेस है, अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से ये वाला नाइट्रोजन का एटम क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ, और इसके यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इंस्टेंटेनियसली हुआ था और ये इंड्यूस हुआ था, तो तभी हम इसका नाम देते थे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल डायपोल फोर्सेस, या लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। नॉन पोलर के दरम्यान में होता है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस बारे में, इस लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस की, इसके फैक्टर्स, बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पिक होते होते हैं। ये हमारे पास यहाँ से, ठीक है। अब हम करते होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद कि कितना बड़ा साइज है, ये कितना छोटा है। तो अब कोई चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा पोलराइजेबल होगी। पोलराइजेबल का मतलब ये है, अगर हम देखें, पोलराइजेबल का मतलब ये होता है कि चार्जेस को लूज करने की एबिलिटी आप कह लो, ठीक है। पोलराइज आ रहा है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन चार्जेस आपके ऊपर आ रहे हैं, पोलराइज हो रहा है कोई चीज, ठीक है। तो पोलराइजेबल का मतलब ये है। अब फॉर, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, एंड पोलराइजेबिलिटी इज इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो चीज है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फेडरल की बुक पढ़ी हो तो, या अक्सर बुक में कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि F2Cl2, एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि F2Cl2 गैस है जबकि ब्रोमीन लिक्विड है एंड आयोडीन सॉलिड है, गिव रीजन फॉर दिस, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से भी आता है।
तो रीजन क्या होता है? अब देखो, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओ तो आगे क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है। ये साइज ये है, फिर ये है, ठीक है। तो आपको देखो, जिसका साइज जितना बड़ा होगा, क्या वो न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन इसके? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके फॉरन पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोरीन लो, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन चाहिए और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या हुआ? जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो स्टेट भी उतनी अच्छी वाली होगी, यानी अच्छी वाली से मुराद यानी उतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, यानी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत, जिसमें हमारे पास जैसे सॉलिड। ठीक है, तो यही वजह है कि F2Cl2 गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो देयर इज एन एमसीक्यू आता है, वो कहता है कि साइज ऑफ I2 सॉलिड है। तो आप क्यों, तो तुम बोलोगे एमसीक्यू में होगा पोलर ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी एंड ग्रेटर साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड हैज मोर स्ट्रेंथ। तो इन तीनों बातों में से कोई एक बात मेंशन होगी, दो बातों में से। ठीक है, अच्छा फिर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम ऑब्जर्व करते होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वहां पर आपको अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का क्या ताल्लुक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नीचे मेंशन किया भी है कि चेन जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और उतने ज्यादा ही वो स्टेट स्टेबल होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो ना, शुरू की चार जो कंपाउंड है, ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो सारे क्या हैं? गैस। जबकि पेंट हेक्सेन से लेके ऑनवर्ड 17 कार्बन तक हमारे पास सारे क्या है? लिक्विड्स। और इसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाते हैं? सॉलिड्स। तो यही बात होगी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा तो स्टेट भी हमारे पास लेस काइनेटिक एनर्जी वाली होगी। ठीक है, अब which of the force is, अब पास पर एमसीक्यू, which of the force is present in gasoline? अब गैसोलीन क्या है? हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड में हमारे पास कौन सी फोर्स पाई जाती है? डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंदन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो मैंने क्या बोला था? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? लंदन डिस्पर्जन। फिर हमारे पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल में है कि ही कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है? कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी है, SO2 पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? पोलर है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, अब नॉर्मल आता है CH Cl3 इज अ लिक्विड ड्यू टू, अब खुद बताओ कि कौन सी फोर्सेस होंगी हमें? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, लैंडिंग फोर्सेस होगी, या डाइवर्ट फोर्स होगी? तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, क्योंकि परमानेंट डाइपोल क्रिएट होगा। CH Cl3 लाइक दिस, पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियली सिंपल। तो इस तरीके से कॉम मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें ये इंटरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? और अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुराद ये है कि हाइड्रोजन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ, खाली लोन पेयर नहीं बात बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन के दरमियान में अट्रैक्शन और लोन पेयर। अब लोन पेयर किसका है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं हमारे पास? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनका ऑर्डर भी याद होना चाहिए, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो देख लो अब किस तरीके से बात, मैंने क्या कहा? ये हाइड्रोजन है, ये फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, दूसरा मैंने लिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन। वही बात, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव आया, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव आया। अच्छा, ये इसके लोन पेयर,
अब मैंने कहा द इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये देखो ये रही हाइड्रोजन। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि सर HCl के दरम्यान भी क्यों नहीं, भाई HCl इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मैंने क्या मेंशन किया, ये तीन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कंपाउंड्स की बेसिस पे हमने तीन बात की कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन के बारे में बात की ना हमने। ठीक है, अब हमारे पास HF के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये MCQ। HF के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल, एक। H2 के अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे, दो। देखो इस तरीके से। अच्छा, अब H2 के अंदर कितने, HF के अंदर कितने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक। H2 के अंदर कितने, दो पर मॉलिक्यूल। मैं कह रहा हूँ यानी किस तरीके से एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरीके से होता है ना हाइड्रो, ये देखो, दो हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो दो लोन पेयर है और दो हाइड्रोजन है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, हमारे पास दो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो लोन पेयर है, दो हाइड्रोजन है, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड्स क्रिएट होंगे पर मॉलिक्यूल। अब बच्चे बोलते हैं कि सर NH3 में भी तो तीन हाइड्रोजन है, तो NH3 में तीन क्यों नहीं पाए जाते, देख लेते हैं हम लोग कि NH3 में क्यों नहीं पाए जा रहे तीन। देख लेते हैं कि NH3 में क्यों नहीं पाए जा रहे। तो देखो भाई NH3 का स्ट्रक्चर ये रहा, माना NH3 के पास तीन हाइड्रोजन है, बट NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो क्या फायदा कि ये तीन हाइड्रोजन है, तो वो लोन पेयर तो एक है ना पर मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से लोन पेयर और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ काउंट होने चाहिए, जब जाके आपको हो कि इतने मॉलिक्यूल्स में पर मॉलिक्यूल कितना पाया जा रहा है, HF में एक, H2 में कितने पाए जा रहे हैं, दो पर मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन अमोनिया में कितने पाए जा रहे हैं, एक पर मॉलिक्यूल। अब यही वजह है कि इनके इंटर मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है। वाटर में तो चलो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अमोनिया में क्या है, -73। HF का 19.5। भाई इतना डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों हमने देखा कि दोनों में एक एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात आती है दो चीजों की, एक आती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स सबसे ज्यादा किसमें थे, H2O में, फिर HF और NH3 में बराबर थे। अब आते स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यानी का मतलब ये है कि ये जो H और फ्लोरीन के दरमियान में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बराबर, ये डिपेंड करती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ये नहीं किसी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अभी तक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, फ्लोरीन की, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा। तो इसी वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू NH3 के, क्योंकि क्या वजह है कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन है, गिवन ऑर्डर इंडिकेट्स, HF फिर H2 NH3 इंडिकेट्स, गिवन ऑर्डर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेंथ, एक्सटेंड, बोथ A एंड B, या नन। तो आप बोलोगे सर ये चीज तो हमारे पास स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। अभी ऊपर बताइए बात देखो। ठीक है, अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20% वीक एज कंपेयर टू पोलैंड, यानी 20% कमजोर है। बात वो MCQ पूछता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो ठीक है, फैक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारे पास पोलैरिटी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी चार्ज डिफरेंस आएगा, उतना ज्यादा हमारे पास
स्ट्रेंथ होगा। और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लोन पेयर, जैसे अभी मैंने अमोनिया और उसकी मिसाल समझाई थी ना कि अमोनिया में लोन पेयर एक है और हाइड्रोजन तीन है, तो वो फायदा नहीं है। तो वही बात थी कि आपके पास इक्वल होने चाहिए नंबर, ताकि इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल बने। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर एमकेट में पेयर हो रहे हैं, तो हम सबको पता है कि आरएनए डीएनए प्रोटीन सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनकी बेसिस के दरमियान में है। प्यूरीन और एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है, ये दरमियान में। अमीनो एसिड्स में भी, क्योंकि ये प्रोटीन जो है हमारे पास अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमारे पास आता है सॉलिबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल। अल्कोहल की सॉलिबिलिटी में भी OH और वाटर के दरमियान में ये होता है। क्लोथिंग, ये जो टेट्रामर्स हैं हमारे पास, पॉलीमर्स हैं, ये सारों में क्या है हमारे पास अपने हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पेंट्स एंड डाइज का एक्शन भी इसी वजह से होता है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट भी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये नोट, कि एक ना एमसीक्यू आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक किस्म का ये जो नोट है ये पास पेपर एमसीक्यू है, मतलब ये मुख्तलिफ एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन एक जगह मैंने निचोड़ करके लिखा कि कहीं कई बार इससे मिलते जुलते एमसीक्यू आए हैं, और उसका कीवर्ड क्या है ये। तो आप अगर ये कीवर्ड याद कर लोगे तो वो जो कहीं भी किसी फॉर्म में एमसीक्यू आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो आप कीवर्ड ही याद करो रादर देन सॉल्विंग दो एमसीक्यूज इन द क्लास, टाइम लंबी करने के बजाय। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एमकैट का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ डिटेल में पढ़ी है एफएससी के अंदर, आपने उसको समराइज करना है। अब आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, बट ये इस तरीके से ये एंड में कंक्लूड नहीं किया होगा कि कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, जो HCl और फॉर एग्जाम्पल वाटर और समझो सोडियम क्लोराइड के दरम्यान में, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर डाइबाइट फोर्सेस, और फिर एंड में सबसे आती है लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइबाइट एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस, फिर से आज इंशाल्लाह हम एंड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आइस बेसिकली हमारे पास आइस के बारे में बताया हुआ है कि 0 से 4 डिग्री, 4 से 100 डिग्री। अब क्या होता है, नॉर्मली आप 100 से 4 डिग्री की तरफ आ रहे हो, आप यानी टेम्परेचर कम करते हो, तो जो नॉर्मल लिक्विड है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पानी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे 4 डिग्री पर आया तो नॉर्मल लिक्विड तो क्या करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करता जाएगा, लेकिन जो वाटर है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा 4 डिग्री से 0 डिग्री तक। अच्छा, ये चीज उल्टी हो गई वाटर की कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह अगर एक्सपेंड, अच्छा भाई। अब यानी यहाँ पर क्या सीन होता जा रहा है, 4 से 0 डिग्री तक अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा है और उसकी डेंसिटी कम है। अब आइस को देखो उल्टा, अब 0 से आप जा रहे हो 4 से जा रहे हो आप 100 डिग्री। अब 0 से 4 डिग्री पे नॉर्मली हर चीज क्या करेगी, एक्सपेंड करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, लेकिन वाटर पहले क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो उसने एक्सपेंड किया हुआ था ऊपर तक। तो 0 से 4 डिग्री तक वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और 4 डिग्री के बाद नॉर्मल लिक्विड वाला बिहेवियर दिखाएगा, दैट इज एन एक्सपैंडिंग। तो ये 0 से 4 डिग्री तक, या हमारे पास जो 4 डिग्री से 0 तक है, 0 से 4 डिग्री तक जो वाटर का अजीब सा ये बिहेवियर, इसे कहते हैं एनॉमलस वाटर, एनॉमलस बिहेवियर। तो 4 डिग्री टू 0 डिग्री, दैट्स कॉल्ड एन एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपेंड कर रहा है। अब कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको नोट करने हैं कि 4 डिग्री मैक्सिमम है। अब रीजन क्या है कि आइस फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी ऑफ आइस इज गेट लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी क्यों कम है आइस की, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये देखो, ये आप लोग अगर एक्सपेंड, एक और बात, आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है ना उसका, ठीक है। अगर आपके पास एक एमसीक्यू आया हुआ हो कि भाई वाटर का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आइस का क्या होगा, तो आप बोलोगे 109, क्योंकि 9% इसका आप 9% निकाल लोगे, और 9% निकालने के बाद आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अच्छा भाई, अब इसका दूसरा एमसीक्यू, द टर्म H2O, द टेम्परेचर ऑफ द H2O बिलो इन आइस इन फ्रोजन लेक इज 4 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -4 और 0 डिग्री, तो 4 डिग्री होता है। अच्छा, भी होता है बॉइलिंग एज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एक HF है, HCl है, HBr है, HI है। देखो HBr HI तो ये लिक्विड और वो सॉलिड है। अब बचता है HF और HCl, अब इनमें कॉम्पिटिशन बचता है। अब बच्चे क्या करते हैं, HF, कि सर HCl का साइज बड़ा है, नो। अब HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स है। क्या है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस है। और HCl के अंदर
कौन सी फोर्सेज है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है। तो देखो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल से। इसी वजह से आप क्या सेलेक्ट करोगे? HCl। तभी मैंने बोला कि मल्टीपल MCQs आए थे कहीं ना कहीं से, तो उनका वो निचोड़ वही बात है। ठीक है, तो हमने ये भी। अब हम बात होते हैं इवेपोरेशन में। भाई इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन का मतलब ये है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर हमारे पास आता है इवेपोरेशन क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, कि वो कूल प्रोसेस करता होता है कि आप वो ठंडक महसूस होती है और सारे के सारे टेम्परेचर्स पर होते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना कंटिन्यूस प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अब फैक्टर्स देखो इवेपोरेशन के। एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे अच्छी मिसाल, आपने थोड़ा सा पानी लिया और किसी कैप में डाल दो, बॉटल के ढक्कन में, और वही थोड़ा सा, फिर उतना थोड़ा पानी लेके आप जमीन में फेंक दो, तो जमीन वाला पानी गायब हो जाएगा, और कैप वाला पानी 10 दिन भी, 10 दिन तो बहुत बोलिए, चलो 2 दिन या 3 दिन भी धूप में रखोगे तो जब जाके उड़ेगा। तो एरिया जितना बड़ा उतना इवेपोरेशन। फिर टेम्परेचर, डाइल्यूशन, जितना टेम्परेचर उतना इवेपोरेशन। भाई गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, सर्दियों में 2 दिन लग जाते हैं अगर आप बर्फाना इलाके में जाओ। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इवेपोरेशन का। भाई अब एक जगह पेट्रोल लो और एक जगह पानी लो, अब पानी हाथ में डालो पेट्रोल डालो, तो पेट्रोल तो गायब हो जाता है, पानी तो पड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइज ऑफ एटम। भाई जितना बड़ा साइज ऑफ एटम होगा उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी। ओ आयनाइजेशन एनर्जी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास इवेपोरेशन। तो दैट्स इट। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर सॉलिड्स को करेंगे।